अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे जारी थी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड। पास्ट पेपर्स में काफ़ी पुराना क्वेश्चन, पुराना क्या, सच बात बता देता हूँ, ये बेसिकली ACCA का पास्ट पेपर क्वेश्चन, इट्स नॉट CA पास्ट पेपर क्वेश्चन, ACCA का पास्ट पेपर क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमारे शामिल किया गया था। ICAP ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो हमने भी इसको प्रैक्टिस में ले लिया। अब क्वेश्चन जो है एक वालिका जो हमें देखना है, स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 2। आल्दो हमने कल छोटी सी ये दो फार्मूला पे भी बात की थी, इसकी डिस्कशन अभी हमारी रहती है, लेकिन फिलहाल चूंकि बेसिक सी कैलकुलेशन थी, मैं इसको भी कंटिन्यू नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ हम सवाल पे फोकस करें, क्योंकि सवाल हमारा ज़रा अच्छा सवाल है, तो मैक्सिमम टाइम हम इसको देंगे। अगर टाइम बच गया तो वो फार्मूला पे दोबारा बात कर लेंगे थोड़ी सी आगे ले जाने के लिए। ना बचा तो मेन हमारा है कि इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से, जो हमारे पास टाइम है उसमें इसको मैनेज करें। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, बल्कि इससे पहले कल के डिस्कशन से, कल के लेक्चर से क्वेश्चन किसी बच्चे के ज़हन में कोई क्वेरी, कोई इशू? अच्छा जी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वालिका लिमिटेड, स्प्रिंग 18 क्वेश्चन 2। इसके दो पार्ट्स हैं जी। पहला पार्ट हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया हमने कवर नहीं किया। ये एरिया हमारा इसके बाद शायद अगला चैप्टर जो है उसमें ये कवर होगा। हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो एरिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, आई बिलीव ये वहाँ पे कवर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको चूँकि कवर नहीं किया, इसको हम डिस्कस नहीं करें। अदरवाइज जस्ट बुकिश डिस्कशन, जो हम एज इट इज़, ये जो रिक्वायरमेंट में बात है एज इट इज़ हमने क्लासरूम में इसको डिस्कस करना है इंशाअल्लाह जब उस चैप्टर पे आएंगे। हम फिलहाल पार्ट बी पे बात करते हैं, जो है जी 17 मार्क्स का। ये हमें सेक्शन, आप कह लें कि हमारे हिसाब से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन इस पर हमें एक्सपेक्टेड है, जो मैं सेक्शन बी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू advise whether VL should invest in the above project, NPV का टूल, assume except stated otherwise all cash flows would arise at the end of the year। उसने कहा अगर किसी जगह उसने बताया है कि साल के शुरू में को पैसा आना है तो उसको देख लेना, अदरवाइज जिस साल का पैसा है आप अज्यूम करो साल के एंड पे ही इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। अच्छा जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन। NPV एनालिसिस करना है जी हमने, देखते हैं क्या इसमें इंफॉर्मेशन है और क्या क्या टूल्स हमारे यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। Walika Limited (VL) plans to introduce a new product AX which would be used in hybrid cars. Following information is available in this regard. नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की तैयारी हो रही है जी, हाइब्रिड कार में जो इस्तेमाल होगी। Initial investment in the new plant including installation and commissioning is estimated at 50 million. Plant and machinery installation के साथ 50 million लगेगा। The plant is expected to have a useful life of 4 years and would have an annual capacity of 200,000 units. 4 साल तक इस्तेमाल होगा, 2 लाख तक मैक्सिमम प्रोडक्शन जा सकती है इसकी। The demand of AX for the first year is expected to be 180,000 units, which would increase by 10% per annum in year 2 and 3. Year 1 में डिमांड क्या होगी, 2 और 3 में ग्रोथ आएगी। However, in year 4 the demand is expected to decline by 10%. 4 में कम हो जाएगी जाके 10%। बहरहाल देखते हैं इससे हम कैसे लेकर चलेंगे। Contribution margin for the first year is estimated at 100 per unit, which is expected to increase by 5% each year. पहले साल का कंट्रीब्यूशन हर साल 5% से बढ़ेगा। The new plant would be installed at VL's premises, which are presently rented out at 1.8 million per annum. बिल्कुल ठीक है जी, अगर हम ये प्लांट लगाएंगे तो रेंट इनकम फोरगो हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा। As per the terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to a 7% increase per annum. सालाना 7% का इजाफा उसमें आना है रेंट में, और रेंट एडवांस में आता है। वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 million would be required at the commencement of the project. Working capital is expected to increase by 10% each year. The new plant would be depreciated at 25% under reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. ये भी ख्याल रखना है, बात का क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन के अलग-अलग रेट दे दिए जाते हैं।
हमें टैक्स डेप्रिसिएशन चाहिए होती है क्योंकि हम कैश फ्लोज में से टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते हैं ताकि प्रॉफिट्स हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमारे किसी काम की यहाँ नहीं होती, तो यहाँ पे उसने क्या दिया जी 25% है और यही टैक्स डेप्रिसिएशन है। The residual value of the plant at the end of the useful life is expected to be equal to carrying value। ये अब एक थोड़ा नया एस्पेक्ट है, इससे पहले हमने ये नहीं देखा, तो इसको देखते हैं जी क्या करेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पता लग गई जी, टैक्स रेट भी है एंड पेड इन द ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी राइजेस। टैक्सेस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे हमारे पास, और वर्किंग कैपिटल भी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और कंट्रीब्यूशन में इजाफा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं चाहूँगा आप 2 मिनट में इसको एक बार फिर रीड थ्रू कर लीजिए डाटा, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर लें व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द सोल्यूशन। टेक 2-3 मिनट्स, एक बार रीड थ्रू कर लीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, वालिका। अच्छा जी, 4 ईयर प्रोजेक्ट लाइफ है, टैक्सेस सेम ईयर में पे होते हैं, इन्वेस्टमेंट 0 में ली जाती है। इसका मतलब हमें जो कॉलम चाहिए वो 0 से 4 तक चाहिए, और चूंकि वैल्यूज़ सेल्स की कंट्रीब्यूशन की हर साल बदल रही हैं, तो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो हर साल के कैश फ्लोज के लिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉलम वाइज ऐसे पीरियड लेने हैं। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये जी हमारे पास कॉलम आ गए जिसमें हमने डाटा मैनेज करने हैं। 4 साल प्रोजेक्ट की लाइफ, 0 में इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, फिर हमने वैल्यूज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, तो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हमें रुपीज़ इन मिलियन में बताई गई हैं, तो हम रुपीज़ इन मिलियन में ही इनको प्रेजेंट कर लेंगे। और फॉर्मेट जो हमने सीखा था, हम जिस तरह सीक्वेंस लेकर चलते हैं, सबसे पहले हम इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज ले लेंगे, 0 में इसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और 4 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू इसी लाइन में हम डाल लेंगे, ठीक है। फिर हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज ले लेंगे, देन हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेंगे, देन टैक्सेशन। दिस शुड गिव अस नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। मैंने 1-2 लाइन छोड़ दी, इन केस मुझसे कमीशन हो जाए तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करें। आपको भी एज ए हैबिट ऐसे ही चलना है, बेशक हर वैल्यू एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अदरवाइज ऐसे जैसे टेबल क्लोज कर रहे हैं तो लाइन छोड़ के चलना ये भी बेनिफिशियल रहता है, यूजफुल रहता है। नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आएंगे हमारे पास, और इनको फिर हमने डिस्काउंट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताई गई है, कितनी है जी? 10%। फिर प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू।
ये जी हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट बनता है। स्टार्टिंग विद इनिशियल वर्किंग इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 50 मिलियन की इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो 50.00 आउटफ्लो जीरो में। इसकी रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा कैरिंग अमाउंट के बराबर होगी, तो कैरिंग अमाउंट तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के बाद पता लगेगी, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमने इसके लिए करनी है, तो हम इस वैल्यू को भी होल्ड करते हैं। जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू ले आएंगे। तो हम वर्किंग 1 बना लेते हैं वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के लिए। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हमने कहा था कांस्टेंट भी हो सकती है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, और वेरिंग भी हो सकती है। तो यहां पे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरिंग एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। उसने कहा जी शुरू में एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट शुरू में आपको 10 मिलियन चाहिए, इसके बाद 10% सालाना से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हम वर्किंग 1 में इसको जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारी जो वर्किंग होगी 3 कॉलम में वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की वर्किंग जाती है। एक ईयर, दूसरा कॉलम होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और तीसरा कॉलम होता है वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। और ये कैश फ्लोज की वैल्यू है जो हम लेके जाते हैं अपने टेबल में एक्सटेंड करते हैं। हमें कहा गया है इमीडिएटली आपको 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए वर्किंग कैपिटल में, और फिर कहा गया है सालाना आपकी रिक्वायरमेंट में 10% से इजाफा आएगा, मतलब साल बाद 10 इंटू 1.1 11 मिलियन, 2 साल बाद 11 इंटू 1.1 12.10, और 3 साल बाद 12.10 इंटू 1.1 13.31, और 4 साल बाद तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। 4 साल बाद तो हमने मशीनरी बेच देनी है, तो हमें पता है भाई इसकी रिक्वायरमेंट 0 हो जाती है। हमने जो सीखा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने डाली हुई है वो रिकवर करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब खत्म हो गया, आपने मशीनरी अपनी बेच दी, प्लांट ही बेच देना है, तो आपने स्टॉक क्यों रखना है अपने पास। तो ये है जी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इससे हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो 10 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साल बाद 1 मिलियन मजीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक और साल बाद 1.21 मजीद इन्वेस्ट होगा, और एक और साल बाद ये 1.21 नहीं होना था क्या? ठीक है, ये 1.1 अब ये आएगा 1.21, और एंड में 13.31 की रिकवरी। इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद सालाना 10% से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आपको 10 मिलियन इन्वेस्ट किया, साल बाद 11 मिलियन चाहिए होगा, 2 साल बाद 12.1, 3 साल बाद 13.31, 4 साल बाद उसने बताया नहीं, बट ये हमें पता होता है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल में कोई पैसा नहीं चाहिए, 0 लेते हैं। ये जनाब हमने उससे कैश फ्लोज निकाल लिए। इन कैश फ्लोज को हमने ऊपर टेबल में फीड करना है। एनी क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाते हैं। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज को हम अपने एनालिसिस में यहाँ पे शो करते हैं। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल 10 मिलियन, देन 1 मिलियन, देन 1.1 मिलियन, देन 1.21 मिलियन, एंड देन 13.31 की रिकवरी। ये वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आ गए हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कहानी है कि जब हम बिजनेस मतलब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बिजनेस के रेवेन्यू और कॉस्ट का हिसाब किताब लगाओ, तो बिजनेस के रेवेन्यू और कॉस्ट का हिसाब लगाने के लिए हम इधर अगर डाटा पे आए तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसने एक हमें कंट्रीब्यूशन की फिगर बताई हुई है। ये जी उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर बताई हुई है। ये रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगी पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट की मद में उसने सिर्फ हमें एक वैल्यू दी हुई है, रेंटल फॉरगोन। इसके अलावा उसने कोई फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, यूनिट्स वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और ये फिक्स्ड कॉस्ट की मद में 1.8 मिलियन दिया हुआ है। इस डाटा को लेके हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिटरमिन करते हैं। जरा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए हम वर्किंग 2 बनाते हैं जी। जरा वर्किंग 2, 4 साल कारोबार है, तो पहले जरा हम शुरू करते हैं 4 सालों के हिसाब से डाटा लेके।
1 2 3 4। अच्छा जी, हमें एनुअल कंट्रीब्यूशन चाहिए। एनुअल कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा? सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल्स हमारी कितनी होगी, उसके लिए उसने हमें डिमांड का एक डाटा बताया हुआ है। उसने हमें कहा है पहले साल डिमांड होगी 180,000 यूनिट्स, और इसके बाद ग्रोथ है, इंक्रीज है सालाना 2 और 3 में 10% का इजाफा है। तो जनाब ये 2 और 3 में 10% इंक्रीज है। तो पहले उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, 198,000 एंड 217,800, और 3 में ईयर 4 में 10% डिक्रीज है। तो इंटू 0.9 कीजिए, इंटू 0.9 कीजिए, 196,020। ये है डिमांड। बट डिमांड का मतलब ये नहीं कि हम ये यूनिट बेच पाएंगे, क्योंकि हमारी तो कैपेसिटी है 2 लाख की। तो इस डिमांड के अगेंस्ट अब हम सेल्स डिटरमिन करेंगे। हमारी जो सेल्स होंगी मैक्सिमम 200,000 तक जा सकती हैं। इसका मतलब पहले साल 180 हम बेच लेंगे, दूसरे साल 198 बेच लेंगे, तीसरे साल हम 200,000 बेचेंगे, और चौथे साल भी हम 196,020 बेच लेंगे। ये है जी हमारी डिमांड मार्केट में क्या होगी। और हम डिमांड तो टू द एक्सटेंट ऑफ अपनी कैपेसिटी फुलफिल कर सकते हैं ना। हमारी कैपेसिटी 2 लाख है, डिमांड बेशक 4 लाख पे चली जाए, हमारी कैपेसिटी जब 2 लाख की, हम 2 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। तो जनाब हमने डिमांड मार्केट की देख ली, और इसमें से हम कितनी केटर कर पाएंगे वो डिटरमिन कर लिया। तो सेल्स आ गई हमारे पास। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि पहले साल का उसने बताया है रुपीज में 100 है, और ऑनवर्ड हम लेंगे लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन इनटू 1.05। ऐसा ही है जी। तो जनाब नेक्स्ट ईयर होगा ये 105, नेक्स्ट ईयर 110.25, नेक्स्ट ईयर 121.28। लीजिए जी, यहां से अब आप लेंगे लास्ट में 115.76। अच्छा जी, ये हमारे पास डिमांड से सेल से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया। तो जी हमें मिलता है यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन। जी एनुअल कंट्रीब्यूशन, अब ये आप रुपीज़ इन मिलियन में बता दीजिएगा, क्योंकि सारा डाटा रुपीज़ इन मिलियन में दे रहे थे। तो रुपीज़ इन मिलियन में जाने का तरीका क्या होगा, इसको आप 0.18 फीड कर दीजिए। 0.18 मिलियन यूनिट्स हो गया ना, तो 0.18 इंटू 100 रुपीज़ इन मिलियन, 18 मिलियन का कंट्रीब्यूशन आया जनाब पहले साल। दूसरा साल 7079, 2 डेसिमल तक लिख रहे हैं जी रुपीज़ इन मिलियन। नेक्स्ट 22.05, लास्ट वन 22.69। ये जी हमारे पास एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया जो हम इस प्रोजेक्ट से जनरेट करेंगे। अब इसके अलावा एक और आइटम है, दैट इज रेंटल इनकम फॉरगोन। रेंटल इनकम फॉरगोन, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया था बाय टर्म, दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसमें कहा है ये जो हमने रेंटल इनकम हमारी है ये हमें एडवांस में मिलती है। रेंटल इनकम हमें एडवांस में मिलती है
द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट रियल प्रेमिसेस विच आर प्रेजेंटली रेंटेड एट 1.8, उससे हम आज 1.8 मिलियन वसूल करते आए हैं. एज पर द टर्म ऑफ द रेंट एग्रीमेंट द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस एंड इज सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज पर एनम. अभी तक हमने रेंट वसूल किए हैं 1.8 पर एनम के हिसाब से. अभी तक हमने 1.8 के हिसाब से वसूल कर लिया. अगले साल 7% इसने बढ़ना है, तो नेक्स्ट ईयर तो 1.8 इंटू 1.07 यह आएगा रेंटल, और वो वसूल करना है हमने एडवांस में, मतलब आज. तो जैसे दोबारा सुनिएगा, अभी तक हम 1.8 मिलियन के हिसाब से रेंट वसूल करते आए हैं, प्रेजेंटली 1.8 के हिसाब से वसूल करते आए हैं. सालाना 7% से बढ़ता है, मतलब अगले साल का रेंट 7% ज्यादा होगा, लेकिन रिसीव होता है एडवांस में. तो भाई एडवांस का मतलब तो आज हो जाता है. यहां पे हमें एक और कॉलम डालना है जीरो का, यहां पे हमें एक कॉलम जीरो का और ऐड करना है. तो ये जीरो का कॉलम यहां पे हम ऐड करेंगे, और हमारा जो रेंटल इनकम की वर्किंग है हमारी 1.8 इंटू 1.07 रेज टू पावर n, ये वर्किंग है जी हमारी. तो बताइए पहला रेंटल हमारा जो आएगा 1.8 इंटू 1.9, 2 डेसिमल पर हैं तो 1.93, ये कॉस्ट आ गई. नेक्स्ट 1.07, 06, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 2.36, दैट्स इट. 4 साल पूरे हो गए ना हमारे. पहले साल के शुरू में आया, दूसरे साल के शुरू में, तीसरे साल के शुरू में, और चौथे साल के शुरू में. चौथे साल के शुरू का मतलब 3. ये पहले साल का किराया, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का. 4 साल बिजनेस है, 4 साल का किराया हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डाल दिया जो हम लूज करने जा रहे हैं. तो जनाब यहां से अगर आप इसका सम ले लें तो ये है आपके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. तो 0 में 1.93 है, 1 में 15.94 है, इनफ्लो जी 18.58 है, 19.69 और ये 22.69. ये जी हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर आ गई. क्या बोला बेटा आपने? 74.97. ये क्या चीज़ है? हमें चाहिए नहीं भाई इसका टोटल, हम क्यों टोटल करें? हमने तो हर साल का कैश फ्लो है, हर साल के कैश फ्लो को, ये वर्किंग हमने बनाया ना, वर्किंग टू, हर साल के कैश फ्लो को हमने यहाँ फीड करना है. तो हमारा पहला कैश फ्लो है 0 में 1.93, दूसरा कैश फ्लो है 15.94, तीसरा कैश फ्लो है 18.58, चौथा कैश फ्लो है 19.69 और आखिरी कैश फ्लो है 22.69. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर वाइज हमने कैलकुलेट किया, यह हमने फीड कर दिया. जी बेटा उसने कहा, जुमला दोबारा पढ़ लेते हैं हम. आपका कहना है 0 में 1.8 क्यों नहीं लिया हमने, 0 में हमने 1.93 क्यों लिया? क्वेश्चन में कहता है प्रेजेंटली रेंट 1.8 आप ले रहे हैं. प्रेजेंटली मतलब जो साल गुजरा है उसने आपने 1.8 लिया रेंट. अब तो अगले साल की कहानी है ना, पिछला साल गुजर गया, एक साल गुजर गया, उसका आपने 1.8 रेंट ले लिया. अब क्वेश्चन यह है कि अगले साल हमने रेंट वसूल करना है या प्लाट लगाना है? अगले साल हमने रेंट वसूल करना है या प्लाट लगाना है? तो अगले साल हमें 1.8 तो नहीं ना आना, क्योंकि प्रेजेंटली 1.8 है. अगले साल तो 7% इजाफे के साथ आना है, आना एडवांस में. अगले साल का रेंट 1.8 में 7% इजाफे के साथ डिटर्मिन किया जाएगा, लेकिन आना एडवांस में है. तो पहले साल का रेंट साल के शुरू में 0 में आना है, लेकिन 1.8 नहीं आना, 7% इजाफे के साथ आएगा. ठीक हो गया? तो ये जनाब हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने ले लिए. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, अब हमें टैक्सेशन को वर्कआउट करना है. अब इस तरह तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि इसमें इस सवाल में एक एडिशनल एडजस्टमेंट है. हमने तो वैसे टैक्सेशन के लिए बात जो सीखी थी ना, हमने कहा था जी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो हमारी कैश रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट होती है.
ये हमारा एक तरह का कैश प्रॉफिट है। हमने कहा जी कैश प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता है। ये हमारी डिस्कशन, जिसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं। लेकिन इस कैश प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एक एनॉमली है। ये खर्चा पहले साल का है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अक्रूवल के लिहाज से ये खर्चा पहले साल का है, लेकिन यहां पे जीरो में आ रहा है। तो कैश फ्लो के लिहाज से ये ठीक पड़ा हुआ है। कैश फ्लो मेथड कहता है जब जितना पैसा आए शो करो, जब जितना पैसा जाए शो करो। लेकिन प्रॉफिट्स की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट्स तो कैश फ्लो बेसिस पे नहीं चलता, वो तो अक्रूवल बेसिस पे चलता है। रेंटल बेशक ये कॉस्ट हमारी जीरो में हमें बियर करनी पड़ी है, लेकिन ये किस पीरियड की कॉस्ट है? 1 की। ये किस पीरियड की कॉस्ट है? कैश फ्लो के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यूज ठीक जगह नहीं पड़ी। नॉर्मली अगर ये टाइमिंग का मसला ना होता, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस करनी थी, प्रॉफिट आ जाना था। लेकिन इस टाइमिंग के मसले को भी अब हमें देखना पड़ेगा। ये एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन यहां पे आ जाती है कि अभी टाइमिंग जो है यहां पे डिफरेंट है। तो टाइमिंग के मसले को हल करने के लिए तो टाइमिंग एडजस्टमेंट हम इसको लिखते हैं कि टाइम एडजस्टमेंट ऑफ रेंट कॉस्ट फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन पर्पस। वो टाइमिंग एडजस्टमेंट क्या होनी है कि भाई यहां से 1.93 को रिवर्स करो और यहां पे 1.93 को लेस करो, इधर से 2.06 को रिवर्स करो और यहां पे 2.06 को लेस करो, इधर से 2.21 को रिवर्स करो, ऊपर लेस हुआ है इसको वापस करो और ये 2.21 यहां पे लेस कर दो और यहां पे 2.36 को रिवर्स करो और ये 2.6 को यहां पे माइनस करो। तो ये हमने टाइमिंग की एडजस्टमेंट डाली है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के हिसाब से जो 1.93 है ये पहले साल का रेंटल है, पहले साल का रेंटल है तो उसको पहले साल में शो होना चाहिए, एंड सो ऑन। कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है, हमने यहां पे मेजर की, इसको हमने अपने आंसर में अकाउंट फॉर कर दिया। लेकिन जब हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये भाई कैश बेसिस नहीं अक्रूवल बेसिस चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं, इस 193 को हम यहां पे कैंसिल आउट कर रहे हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, इस 2.06 को हम यहां पे कैंसिल आउट कर रहे हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, इस 2.21 को हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए यहां पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये 2.36 यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये आउटफ्लो था इसको रिवर्स किया और प्रॉफिट के लिए ये कॉस्ट इस पीरियड की है, एंड सो ऑन। अब कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से काम हमारा हो गया था, अब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जा रहे हैं तो हमें इसकी एक एडजस्टमेंट इस अंदाज में शो करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट आएगी, इसके बाद हम लेस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन, हमें मिलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या रेट है जी टैक्स का? 30%। हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, ये हम वर्किंग नंबर 2 कर रहे थे, वर्किंग 2.1 में जाते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से ही हमें रेजिडुअल वैल्यू भी असर्टेन करनी होगी। इसकी इंप्लीकेशन क्या बनती है उसको भी देखते हैं अभी हम। हमने सीखा वह है कि हमारी डेप्रिसिएशन की वर्किंग 2 कॉलम में बनती है। एक कॉलम होता है टैक्स डेप्रिसिएशन का, एक कॉलम होता है ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन का। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस पे डेप्रिसिएशन हमें अलाउ होनी है वो है जी 50 मिलियन। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रुपीज़ इन मिलियन में ये वर्किंग कर रहे हैं,
50 मिलियन पे हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होनी है। और क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। कितना आया? 12.50। पहली डेप्रिसिएशन 1 में, 2 में, 3 में, लाइफ कितनी है जी? 4 साल। तो जनाब आखिरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आनी है। अब तो जो कीजिएगा, हम पहले क्या कर रहे थे, हमें रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती थी, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके अलाउबल डेप्रिसिएशन लाते थे और बाकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट करते हुए आखिरी साल बैलेंसिंग ले लेते थे। अब हमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन है? रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है। जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो आप टोटल डेप्रिसिएशन, अलाउबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो, आप हर साल में, आखिरी साल में भी रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन लेते हो। जब आपको रेजिडुअल वैल्यू ही नहीं अवेलेबल तो बैलेंस डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकती, तो आप आखिरी साल तक रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन लेते हो। और उसका तरीका है जैसे 12.50 का 75%, कितना जी? 38 कर लें। 9.38 का 75%, 7.03 और 7.04, 7.04, 7.04 का 75%, 5.28। अच्छा जी, ये हमारी डेप्रिसिएशन है जो हम चार्ज करेंगे। तो ये जनाब टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड कितनी आई जी? सम कीजिए इनका। 34.20। अब इसमें से कॉस्ट 50 मिलियन को अगर एडजस्ट करें तो हमें मिलती है WDV 15.8, और यही WDV जो है यही हमारी रेजिडुअल वैल्यू है, हमें यही कहा गया है। तो यहां से हमने डेप्रिसिएशन भी पिक कर ली जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यूज होनी है, और यहां से हमने रेजिडुअल वैल्यू भी पिक कर ली वर्किंग 2.1 से। तो रेजिडुअल वैल्यू को हम जाके फीड करते हैं ऊपर, पहले 15.8, यहां पे जी ये 15.8 आ गई रेजिडुअल वैल्यू वर्किंग 2.1 के रेफरेंस से। और अब हम डेप्रिसिएशन को इधर फीड कर लेते हैं। तो ये जी डेप्रिसिएशन की वर्किंग 2.1 से हमें आनी है। पहले साल की डेप्रिसिएशन 12.5, दूसरे साल की 9.38, तीसरा साल 7.04, चौथा साल 5.28। लीजिए जी, अब आप अपने प्रॉफिट्स डिटरमिन करेंगे। ये कॉलम तो आपने जीरो कर दिया हुआ, आपने अब सारा कॉलम का सम करना है। ये कॉलम जीरो हो गया, यहां से लेकर यहां तक सम कीजिए, बताइए जी क्या रहा है। ये मैंने ये डेफिनेटली ये कटिंग नहीं है। अब ये 15.94 माइनस 1.93 प्लस 2.06 माइनस 12.5 कितना जी? 3.5। सॉरी, हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स ले रहे हैं बाय मिस्टेक, हम अभी टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट यहाँ पे 0 है जी, और ये 3.57, ठीक हो गया जी। 9.35, 12.80, 15.05। अब इस पे ये हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ गए हैं। इस पे 30% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स। 1.07, 2.81 जी, 3.84, 5452। लीजिए जी, हमारे पास टैक्सेस आ गए हैं, और ये टैक्सेस हमने अब पे करने हैं सेम ईयर में। यही लिखा हुआ ना, टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर। तो इन टैक्सेस को 1 से 4 तक के जो टैक्सेस हैं ये भी वर्किंग 2 से ही हम लेके आ रहे हैं। इनको हम 1 से 4 तक पे करेंगे। पेमेंट 1.07, आउटफ्लो शो होती है 2.81, 3.84 एंड 4.52। लीजिए जी, नेट कैश फ्लोज सम कीजिए 10% डिस्काउंट करके। फाइनल एनपीवी की फिगर मेरे साथ शेयर कीजिए क्या आ रही है।
फाइनल एनपीवी फिगर आप शेयर करेंगे मेरे साथ। एनपीवी की फिगर आप मुझसे शेयर करेंगे। फाइनल एनपीवी क्या आ रही है कंप्लीट करते हुए कैलकुलेशन को। हर कॉलम का सम करना है। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे ये जी फैक्टर टेबल से हम कॉपी पेस्ट करते हैं और present value then net present value। $6.08 रुपीज़ इन मिलियन में। दिस इज पॉजिटिव। हमसे कहा गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज, तो हमें यहाँ पे डिसीजन भी देना है। सिर्फ पॉजिटिव एनपीवी कैलकुलेट करके बात खत्म नहीं हुई, उसने एडवाइस मांगी है। सिंस प्रोजेक्ट हैज पॉजिटिव एनपीवी should be undertaken। आखिरी एक डिसीजन लिखने का गालबन एक नंबर यहाँ पे होगा, सिर्फ डिसीजन लिखने का, क्योंकि प्रोजेक्ट फीजेबल है, सो इट शुड बी अंडरटेकन। अच्छा जी, इसका जो आंसर एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही हमारे से डिफरेंट है। उसने चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंटली प्रेजेंट किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करना। जवाब निकाला, जब मैच कर गया तो आपको ज़रूरत नहीं है उसने ऊपर क्या किया, क्योंकि आप इसकी वैल्यूज़ अपने आंसर से वैल्यूज़ को मैच करने जाओगे ना पीछे, तो मुश्किल होगी, आपको दिक्कत होगी। कई वैल्यूज़ आपकी मैच नहीं करेंगी, कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमारा आंसर ठीक आ गया है, दैट्स इट। काउंटिंग ऑफ फ़र्क हो सकता था, 6.09 या 6.07 भी हो सकता था, वो भी ठीक है, उसका भी कोई मसला नहीं है। ये तो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट मैच आ गया, तो कोई इशू हमें इसमें नहीं हुआ। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि फॉर्मेट्स को आप ना सीखा कीजिए। इसने सारी वर्किंग अजीब डिफरेंट वे से की हुई है, क्योंकि हर
1-2 साल बाद एग्जामिनर बदल जाता है, तो एग्जामिनर बदलता है तो अपने हिसाब से सोल्यूशन करता है। तो हमें डिफरेंट मेथड्स, वेज ऑफ प्रेजेंटेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक प्रेजेंटेशन मेथड जिससे हमारा मामला हल होता है, हम उसी को लेकर चलेंगे। जैसे मैंने आपसे ये सवाल जिस फॉर्मेट पे भी शेयर किया, हमारे सारे सवाल इसी फॉर्मेट पे ही हुआ करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टैक्सेशन, यही लाइन आइटम हुआ करेंगी और इनके लिए हम वर्किंग अलग से किया करेंगे। स्टैंडर्ड हमारी वर्किंग होगी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो टैक्सेशन की, जैसे हमने अभी देखी थी। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो की वर्किंग भी हमने सीखी हुई है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमें सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू की कभी वर्किंग की जरूरत पड़ सकती है, बाकी ये वैल्यू तो अवेलेबल होती है। तो हम इसी फॉर्मेट पे सारे सवाल इंशाअल्लाह हल कर रहे होंगे। जी, कोई सवाल? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एग्जामिनर क्वेश्चन को हमने देखा, वॉलिका, ये एक अच्छा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था। और फिर मैं इसमें कहता हूँ, अगर हमसे कोई गलती अगर हो सकती थी सवाल में तो क्या थी? शायद हमें ये रेंट की ये ट्रीटमेंट करनी ठीक ना आती, यही गलती हो सकती है। यहाँ पे 1.8 ले लेते जो हमें पढ़ने में लगा, शायद यहाँ पे 1.8 ले लेते, शायद टाइमिंग एडजस्टमेंट ना कर पाते। तो भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई बात नहीं। सवाल पूरा किया हुआ है आपने, एनपीवी तक गए हुए हो, तो मैक्सिमम 3 नंबर काट लेगा आपके। 17 में से 14 आपको देगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। कि आपको एग्जाम में एक कंप्रीहेंसिव 17 नंबर का सवाल, जो एक लेंथी सवाल है, उसमें आपके 13-14 नंबर आ जाएं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। बट ये स्कोर तभी तक अच्छा है जब तक आप सवाल कंप्लीट करने की आदत डालोगे। पूरा करना है भाई, चीज़ समझ नहीं आ रही, स्टेप समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। क्योंकि जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाते जाते हो, जैसे आप कैफ की फर्स्ट स्टेज से आप मिडल या तकरीबन लास्ट स्टेज पे पहुंचे हुए हो, तो फिर यहाँ से आपने सीफैप में जाना है। जैसे जैसे एडवांस स्टेज पे जाते हो वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में गैप आता रहता है, एरर रेट आपका बढ़ता जाता है। मे बी आप कैफ 1-2 लेवल पे हो, वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है 80-90% शायद निकलती हो, 70% निकलती हो टेस्ट में, क्लास या घर पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा नीचे आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मोर वैल्यूज, मोर ट्रीटमेंट यू मे नॉट बी एबल टू कंप्रीहेंड इन द एग्जाम। क्योंकि चीजें एडवांस जा रही हैं, एग्जामिनर के पास रूम आ जाता है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का। तो मोर चांसेस आर देयर कि एग्जाम में आप कुछ ट्रीटमेंट्स, ज्यादा ट्रीटमेंट पिक ना कर पाओ बनिस्बत कैफ 1 के, कैफ 3 के मुकाबले में। यहां पे देयर विल बी मोर ट्रीटमेंट यू विल नॉट बी एबल टू पिक। बीएफडी में देयर विल बी मोर ट्रीटमेंट विच यू मे नॉट बी एबल टू पिक, कि भाई क्या करना है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। कभी हमें परफेक्ट सोल्यूशन नहीं आता होगा हर एग्जाम में। हमारा काम परफेक्ट सोल्यूशन करना नहीं है, कंप्लीट सोल्यूशन करना है। जितना ठीक है कोई बात नहीं, मोर देन एनफ होगा पास करवाने के लिए। हमें 60, 65, 70% आराम से ले पाएंगे हम। एक अगर आप रीजनेबल प्रिपेयर्ड बच्चा है और एग्जाम में अच्छी तरह सवाल को पढ़ के जो आता करता जाए, जो नहीं आता उसकी असम्पशन लेता जाए, 60-70 स्कोर बड़े आराम से निकलता है हमारा यहाँ पे परसेंट स्कोर निकलता है न्यूमेरिकल पेपर में। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम दोबारा कल एक जो हमने बेसिक थी वो कैलकुलेशन देखी थी, पेज 28 पे हमने जो इलस्ट्रेशन देखी थी, हम दोबारा उसकी तरफ चलते हैं और कुछ कैलकुलेशंस वहाँ से मज़ीद परफॉर्म कर लेते हैं। हमने कल ये 2 एग्जांपल देखी थी फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए। ये 2 फार्मूलाज हमारे पास है जी। अगर ऑर्डनरी एन्युटी है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे ली जाती है, और अगर एडवांस एन्युटी है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू लेने का तरीका क्या है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन में। सिंकिंग फंड के एनालिसिस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। हाउ सिंकिंग फंड में ये जो फार्मूलाज हमने सीखे ये कैसे हेल्प करते हैं उसके लिए हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी। लेट्स परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ इन्हीं फार्मूलाज की मदद से, और फिर देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे किस तरह इन फार्मूलाज को यूज़ करना है। छोटी छोटी सी एक लाइन की कैलकुलेशन है। एक्टिविटी नंबर 1, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स ऑफ पीरियड। 10 साल बाद हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू में जानना है। A man wants to save to meet the expense of his son going to university. बच्चे की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। He intends to put 50,000 into a saving account at the end of each of the next 10 year. हर साल के एंड पे 50,000 डालेगा और अकाउंट पे इंटरेस्ट आता है 7%। तो जनाब हमें उसने कहा 10 साल बाद अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे होंगे। हर साल
50,000 जमा होने हैं, दिस इज एन्युटी। हर साल के एंड पे जमा होने हैं, दिस इज नॉर्मल एन्युटी। 10 साल बाद बैंक में कितने पैसे पड़े होंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है जी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ नॉर्मल एन्युटी का फार्मूला है जी, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ नॉर्मल एन्युटी का फार्मूला हमारे पास है। तो इसमें अगर हम वैल्यू फीड करें, 50,000 जमा कराने हैं हर साल, 7% पे जमा कराने हैं, 10 साल जमा कराने हैं जनाब 0.07। तो बताइए 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा, 6,822। लीजिए जी, 10 साल में ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बेसिक फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ नॉर्मल एन्युटी का, ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपको दोनों फार्मूला से कोई ना कोई यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल नंबर 2, अ प्राउड ग्रैंड पेरेंट विशेस टू सेव मनी टू हेल्प पे फॉर हिज न्यू बॉर्न ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग। ही इंटेंड्स टू सेव 50,000 एवरी 6 मंथ। अब साल की जगह 6 मंथ आ गया है। फॉर 18 ईयर्स स्टार्टिंग इमीडिएटली, फौरन आज से शुरू करनी है सेविंग, हर 6 महीने बाद 18 साल तक सेविंग करता रहेगा। द अकाउंट पेज इंटरेस्ट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली एवरी 6 मंथ्स। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 18 ईयर। 18 ईयर के बाद अकाउंट में बैलेंस क्या आएगा। अच्छा जी, इसके लिए हमें फार्मूला पहले तो लेना है। तो बेशक 6 मंथली इंटरवल है, लेकिन पैसा जा रहा है एडवांस में। इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा एडवांस वाला फार्मूला, जिसके तहत फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज x 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r और 1 प्लस r। ये एडवांस एन्युटी का फार्मूला है। ठीक है जी। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड इसका कर रहे हैं जी, पार्ट। x हम कितने पैसे जमा कराना चाह रहे हैं, 5,000। अब पैसे चूंकि हम 6 मंथली जमा करा रहे हैं, तो इसलिए हमें रेट को भी 6 मंथली बनाना पड़ता है। जब भी आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, वो सालाना रेट होता है। यहां पे उसने बताया हुआ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट होनी है 6% पे, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 6% रेट हमेशा एनुअल होगा, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब 3% 6 महीने बाद और 3% 6 महीने बाद। रेट्स आर ऑलवेज एनुअल। 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब 6% के साल में 2 पेमेंट्स होंगी, 3। तो जब हमारे कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी 6 मंथली है, तो जनाब हमारा आर भी इस केस में फिर 6/2 3% बन जाएगा। और जब हमारी कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी 6 मंथली है, तो फिर हमारी एन भी 6 मंथली पीरियड्स बन जाते हैं। 18 ईयर्स इंटू 2 36 पीरियड्स। तो ये फार्मूला में अगर तो कैश फ्लोज एनुअल हैं तो आर एनुअल रेट, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर कैश फ्लोज में कैश फ्लोज 6 मंथली हैं तो आर 6 मंथली रेट और एन नंबर ऑफ पीरियड 6 मंथली बन जाते हैं। तो पुटिंग इन द वैल्यूज 1.03 रेज़ टू पावर 36 ओवर 0.03, कितने पैसे इकट्ठे होंगे जी, 1.03। फार्मूला पूरा 1 प्लस आर जी। अगर नॉन एनुअल कैश फ्लोज हों, उनको कैसे डील करने हैं। जो कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आर को भी एडजस्ट करना है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एन भी मेजर करना है। अगर सालाना कैश फ्लो है तो एन इज ईयर्स, 6 मंथली कैश फ्लो है तो एन इज 6 मंथली पीरियड्स, क्वार्टरली कैश फ्लो है तो एन इज क्वार्टरली पीरियड्स। तो हमारे पास यहां पे 18 साल में 6 मंथली 36 इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और 6 मंथली रेट हमारा 3
10% आता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक और छोटी सी कैलकुलेशन इसी तरह की 3। अब ये प्रॉपर सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है। हमने पहले उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट में सीखी, अब ये सिंकिंग फंड के कॉन्सेप्ट में बात आई है, उसका प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे मिलेगी। अ बिजनेस विशेस टू स्टार्ट अ सिंकिंग फंड टू मीट अ फ्यूचर डेट रीपेमेंट ऑफ 100 मिलियन ड्यू इन 10 ईयर्स। 10 साल बाद 100 मिलियन का डेट रीपे करना है, कंपनी चाहती है इसके लिए हम सिंकिंग फंड बना लें। सिंकिंग फंड से मुराद एक ऐसा बैंक अकाउंट खोला जाए जिसमें रेगुलरली एक अमाउंट हम डालते रहें, ताकि 10 साल में हमारे पास वहां पे 100 मिलियन पूरे हो जाएं लोन रीपे करने के लिए। तो व्हाट फिक्स्ड अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ्स इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 10%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली इफ द फर्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड इन 6 मंथ। उसने कहा जी पहली पेमेंट हम 6 महीने बाद करेंगे, एवरी 6 मंथ्स 10 साल तक हम पेमेंट करते रहेंगे और हमें उस पेमेंट पे डिपॉजिट पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। हम 6 मंथली पेमेंट क्या डिपॉजिट करवाएं? अब इस केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी अवेलेबल है, एक्स निकालना है हमने। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली सिंकिंग फंड का बेसिक मकसद यही होता है कि इस फार्मूले को जो हमने सीखा उसका असल इस्तेमाल यही बनता है जो एग्जाम्पल 3 में हम सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 3 में जब हम जाते हैं तो हमें फार्मूला तो लगाना है नॉर्मल एन्युटी के सम का, ऐसा ही है जी, क्योंकि पहली हमारी पेमेंट 6 महीने बाद जानी है ना। तो 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r, ये हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूला में हमें वैल्यूज अगर फीड करें तो हमें फ्यूचर वैल्यू 100 मिलियन चाहिए। हम इतने कितने पैसे जमा कराएं कि 10 साल बाद 100 मिलियन इकट्ठे हों। x इज अननोन थिंग फॉर अस। r यहां पे कितना आएगा? 10% पर एनम है, तो हमने 6 मंथली इन्वेस्टमेंट है तो ये 5% है, और 10 इयर्स में 26 मंथली पीरियड होते हैं। तो जनाब सॉल्व दिस फॉर x। x इज 3 9। ये है जी आपका x। आपको 6 मंथली इतने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते रहने हैं, जहां पे 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। हर 6 महीने बाद इतने पैसे जमा कराएंगे, 10% कंपाउंडेड 6 मंथली से इनकम आती जाएगी, और इस तरह 10 साल बाद 20 पेमेंट्स के ऊपर आपके पास 100 मिलियन इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड, कि कितने पैसे हम रेगुलरली जमा कराएं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। एक मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी देता हूं सिंकिंग फंड की, इसको सॉल्व कीजिए। सम रिक्वायर्ड आफ्टर 15 years is 15 million. Interest rate offered on sinking fund 20% per annum, compounded quarterly. ठीक होगा जी। What quarterly investment should be made starting immediately to meet fund requirement in 15 years. आपको 15 साल बाद 15 मिलियन चाहिए,
सिंकिंग फंड पे इंटरेस्ट रेट आपको 20% ऑफर होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इमीडिएटली शुरू होगी इन्वेस्टमेंट, कितनी क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करें कि 15 साल में आपके पास पैसे पूरे हो जाएं? जी आपने एक्स सॉल्व किया 40403। जी वेरीफाई कीजिए। ये इक्वेशन बनती है आपकी 15 मिलियन इज इक्वल टू एक्स 1.05 रेज़ टू पावर 60 over 0.05 minus 1 into 1.05। इसको x के लिए सॉल्व करें 40403। ठीक हो गया जी। सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के फार्मूला को लेके सिंकिंग फंड कैलकुलेशंस की जाती हैं। इस चैप्टर में थोड़ी सी एक 15-20 मिनट की डिस्कशन और है। सिंकिंग फंड को रिलेटेड एक छोटी सी कैलकुलेशन और है। अल्टरनेटिव मेथड से सिंकिंग फंड की पेमेंट निकालना, तो वो हम इंशाअल्लाह जब मिलेंगे ईद के बाद मंडे को तब देखेंगे। और मेनली 15 मिनट डिस्कशन, उसके बाद पास पेपर क्वेश्चन ही हैं, को 5-6 हमारे पास क्वेश्चन और हैं हमारे एजेंडे में, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ को इस पॉइंट पे क्लोज़ कर रहे हैं और अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात ईद के बाद होगी और रिज़ल्ट के भी बाद होगी। ठीक है इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए, दुआएं आपके लिए, आपके रिज़ल्ट के लिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। इंशाअल्लाह अब हम ईद के बाद 9 मई को मंडे को मिलेंगे। ठीक है जी। और मंडे को मिलेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन में हमारे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, जो हमने प्लान किए हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करके आगे मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।